वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मॉलिक्यूलर मास से जुड़े बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर मास का वो पहलू मैं आपको दिखाऊंगा जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। ओके, ध्यान दें। तो आज हमें पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास। बेसिकली मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एक नॉर्मल सा टॉपिक बुक में दिया होता है, बट इसे आज हम तीन तरह से समझेंगे। पहला केस हमारा जो है वो है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सवाल है ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास तब तक आप यूज करेंगे जब तक क्वेश्चन में एडिशनल कोई कंडीशन गिवन नहीं होगा। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए आपको ग्लूकोज इसकी मॉलिक्यूलर मास निकालनी है। किस केस में? तो नॉर्मल कंडीशन में। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं एक फॉर्मूला C × 6 प्लस H × 12 प्लस O × 6। ये नॉर्मल मेथड्स जो बुक में मेंशन किए होते हैं। C का एटॉमिक मास हम जानते हैं कि 12 होता है, तो 12 × 6 प्लस H का 1 होता है, 1 × 12 प्लस 16 × 6। एटॉमिक मासेस को उनके दिए गए फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96। तीनों का सम करेंगे तो ऑलमोस्ट 180 U या फिर AMU में आप इसका एक आंसर फाइंड आउट होगा आपके पास। अब ये जो इस मेथड से निकल कर आया, सिंपल से प्रोसेस से, ये आया आपका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हायर क्लासेस में नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला और होता है, जैसे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी। ये फॉर्मूला हायर क्लासेस में आपको मिलेगा, इसका यूज भी आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। सपोज कीजिए क्वेश्चन में किसी कंपोनेंट की वेपर डेंसिटी दी हुई है, उसका 2 से आप मल्टीपल कर देंगे, आपको नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इजी से आ जाएगा। ओके, सपोज कीजिए ग्लूकोज, वेपर डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 90। ओके, तो इस फॉर्मूले से निकालने के लिए नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 × 90 करेंगे हम, जो कि अप्रॉक्स 180 के इक्वल आ ही जाएगा। तो इस मेथड से भी आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर देंगे। अब सवाल है कि इसके अलावा मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। तो भाई हमने बता दिया कि नॉर्मल तो हर जगह यूज होगा, जब तक क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन ना हो आप नॉर्मल तरीका ही यूज करेंगे। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास का आप यूज कहां करेंगे? तो यूज ओनली इन केस ऑफ मिक्सचर्स। जब क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा कि मिक्सचर की बात हो रही है, तब आप लगाएंगे फॉर्मूला इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास का। ओके, सवाल है कि ये फॉर्मूला होता क्या है। तो इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू weight of given sample by total number of moles of sample। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, कैसे इसको यूज करना है वो भी सीखते हैं। मिक्सचर के केस में आपको क्वेश्चन में सैंपल का वेट दिया रहेगा, आपको इस फॉर्मूले की मदद से उसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो एक क्वेश्चन की मदद से इसको समझते हैं।
आइए देखिए, क्वेश्चन है कि सपोज कीजिए यू हैव गिवन 400 ग्राम ऑफ अ sample which contain 400 gram of a sample which contain 2 mole of hydrogen and 2 moles of oxygen. फाइंड करना है आपको इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। सवाल है भाई कैसे करेंगे? तो सिंपल सा फॉर्मूला है सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सैंपल बाय टोटल मोल्स ऑफ सैंपल। तो इसी फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं। वेट ऑफ सैंपल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 400 और मोल्स हमारे पास इस मिक्सचर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज का दिया हुआ है कितना, तो 2 मोल और 2 मोल, तो 2 + 2 टोटल मोल हो जाएंगे हमारे पास 4 मोल्स। इन दोनों को कैंसिल करने के बाद 100 हमारा आंसर आ गया। तो ये जो 100 हो जाएगा ये इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सिंपल से क्वेश्चन पे ट्राई कर लिया, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग हार्ड करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सपोज कीजिए कि कंडीशन गिवन हो कि आपके पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम मीथेन का सैंपल है एंड 56 ग्राम नाइट्रोजन का सैंपल दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। तो भाई कैसे होगा ये? इस क्वेश्चन पे तो हमने समझ लिया, इस पे देखते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से हम जानते हैं कि हमें वेट ऑफ द गिवन सैंपल चाहिए जो कि हमारे पास है, और चाहिए क्या, मोल्स ऑफ ए सैंपल जो कि नहीं है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को बनाने से पहले हम मोल्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन में यदि मोल्स मास दिया हो तो मोल्स के लिए सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। इससे हमारा मोल्स फाइंड आउट हो जाएगा। तो पहला केस ए जो हमारा है वो ऑक्सीजन का है, जैसे गिवन मास हमारे पास 32 है और उसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है और O2 की बात यहां हो रही है, तो 16 × 2 32 हो जाएगा। तो 32 से 32 कैंसिल आउट, तो सैंपल ए 1 मोल आ गया हमारा, जो ऑक्सीजन है वो हमारा 1 मोल है। सैंपल बी हमारे पास है मीथेन, तो मीथेन का गिवन मास 32 दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं हम। कार्बन की होती है 12 और हाइड्रोजन की होती है 1 × 4 दैट इज इक्वल टू 16। तो मीथेन की मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गई 16। 16 से इसको करते हैं तो हमारे पास सैंपल 2 का मोल आ गया 2। सैंपल 3 जो सी है वो है नाइट्रोजन, कितना, तो 56 ग्राम, और नाइट्रोजन यहां N2 यूज किया है टर्म, तो नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का मास होता है 14 × 2 दैट इज इक्वल टू 28। तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू करने पे ये भी हमारा आ गया 2 मोल्स। तो अब फॉर्मूला के हिसाब से वेट ऑफ द गिवन सैंपल क्वेश्चन में दिया हुआ है और टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने मोल्स निकाल रखा है, तो निकालते हैं इसका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास। इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू weight of sample by total number of moles। तो weight of sample हमारे पास क्या है, तो पहला सैंपल 32, दूसरा सैंपल भी 32 और तीसरा सैंपल कितना, तो 56 बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? तो 2 + 2 + 1, तो 2 + 2 + 1, तो ये हमारा आ गया 6 2 8 2 10, 3 3 6, 6 5 11 और 1 12, 120/5। कैंसिल करने के बाद इसका आंसर आएगा हमारे पास 24। तो ये जो 24 निकल के आया ये है आपका इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास फॉर दिस कंडीशन। तो हमने देखा कि क्वेश्चन में सैंपल का वेट और मोल्स गिवन होगा तो भी निकल जाएगा, क्वेश्चन में केवल सैंपल का वेट गिवन होगा तो भी इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। कंडीशन क्या है? तो जो सैंपल है वो एक मिक्सचर होना चाहिए। यहां पे देखिए आप 3 चीज का मिक्सचर है, यहां पे भी मिक्सचर क्वेश्चन में जिक्र है कि सैंपल जो कंटेन कर रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दो या दो से अधिक चीज मिले हुए हैं तो मिक्सचर कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन में जब बात की जाए मिक्सचर की तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऐसे निकलता है। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको। इसके बाद हमारा एक टाइप और पढ़ना है हमें। नॉर्मल हमने देख लिया, इफेक्टिव भी हमने सीख लिया, एक टाइप और है जिसे कहते हैं हम मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। वो कैसा होता है देखते हैं। तो थर्ड टाइप हमारा है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। ये भी बड़ा आसान सा है, आइए सीख लेते हैं। मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। अब ध्यान देने लायक बात, ये क्या होता है ये? तो ये भी एक तरह का मॉलिक्यूलर मास ही है, बट इसका यूज करना है हमें इन केस ऑफ पॉलीमर्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर का केस दिया रहेगा तो उस केस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का। तो देखते हैं क्या है इसका फॉर्मूला। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 100 इंटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उस कंपोनेंट का होगा जिसकी जिक्र क्वेश्चन में की गई होगी, बाय परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सिंपल सा फॉर्मूला है 100 इंटू एटॉमिक मास बाय परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक क्वेश्चन समझते हैं इसको। सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंसुलिन कंटेन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। या 3.2% ऑफ सल्फर। फाइंड करना है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। या इस तरह के क्वेश्चन पे सिर्फ मॉलिक्यूलर मास भी कहे तो आप मिनिमम ही निकालेंगे, क्योंकि ये केस है एक तरह के पॉलीमर या मैक्रो मॉलिक्यूल का। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। हमें जिक्र हुई है क्वेश्चन में सल्फर के बारे में। तो सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है तो हम सभी जानते हैं 32, और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन में दी गई है 3.2। तो फॉर्मूला भाई हमारे पास सिंपल है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 100 है, मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास क्वेश्चन में गिवन है 32, और इसकी परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास दी गई है 3.2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटने की वजह से यहां 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 32 से 32 कैंसिल आउट, और इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 1000। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हो गया एक सॉल्यूशन। तो हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा 3 टाइप से, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इफेक्टिव मॉलिक्यूलर मास और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास। तीनों को एक क्वेश्चन से हमने समझ लिया है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। और बात कर ले इसके छोटे से ऐसा यूनिट्स पे, ध्यान रखिएगा एटॉमिक मास का ऐसा यूनिट AMU या फिर आप U यूज करेंगे। मॉलिक्यूलर मास के लिए
AMU या फिर U यूज होगा। ग्राम एटॉमिक मास के लिए ग्राम का यूज करेंगे आप, और जहां जिक्र हो मोलर मास का वहां आप यूज करेंगे ग्राम पर मोल। तो इन ऐसा यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए आप ये सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।